नमस्कार। आज अपना टॉपिक है, क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है। ब्रिटिश संविधान में हम पढ़ रहे थे, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी और कार्यपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई। तो ये क्वेश्चन बना, क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है। आज हम स्पष्ट करने जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के पास चाहे शक्तियों में बढ़ोतरी हुई हो, निर्णायक क्षमता बढ़ी हो, लेकिन वह निरंकुश नहीं हो सकता, वह अधिनायक नहीं हो सकता। इसके कई कारण। सबसे पहले रैमजी मेयर ने बताया अपनी पुस्तक हाउ इंग्लैंड इज गवर्नमेंट, विशेष रूप से इस प्रकार विचार व्यक्त किया। वे लिखते हैं कि मंत्रिमंडल जब कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है तो उसको सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, लेकिन वह किसी भी सूरत में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह लोक सदन में बहुमत प्राप्त करने के पश्चात शासन सत्ता के कार्यभार को संभालता है और लोक सदन उसे समय समय पर नियंत्रित करता है। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक विवरण है, एक विशेषता है, एक लक्षण। मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं हो सकता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आधुनिक परिस्थितियों में मंत्रिमंडल की शक्तियों में चाहे कितनी भी बढ़ोतरी हो गई हो, वह विधायी कार्य करने लगा, वह वित्तीय कार्य करने लगा, वह अन्य संकटकालीन शक्तियों का उपभोग करने लगा, फिर भी किसी सूरत में उसको अधिनायक नहीं कहा जा सकता, निरंकुश नहीं कहा जा सकता, तानाशाही वह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप सभी को विदित है, आप सभी को यह विदित है कि ब्रिटेन में परंपराओं के आधार पर शासन चलता है, अभिसमयों के आधार पर शासन चलता है, संसदीय अधिनियमों के आधार पर शासन चलता है, जनमत की शक्ति के आधार पर शासन चलता है, लोगों की निष्ठाओं आस्थाओं के आधार पर शासन चलता है। यानी बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो शासन सत्ता को संचालन करने वाले प्रतिनिधियों को निरंकुश होने से रोकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व। जब एक दल शासन सत्ता को संभालता है और विपक्ष सुदृढ़ होता है, संगठित होता है और उसमें एकता होती है, सामंजस्य होता है, तो निश्चित रूप से वह सत्ता पक्ष पर अपना नियंत्रण अच्छी तरह से रख सकता है। हमारा पॉइंट बनता है विरोधी दल का अस्तित्व, यानी विरोधी दल विद्यमान है तो सत्ता पक्ष कभी भी तानाशाही नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये हैं कि संसदीय अधिनियमों में या संसदीय व्यवस्था में यह देखने को मिलता है कि निम्न सदन प्रश्न पूछकर बहस, बजट, कटौती, निंदा, स्थगन, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अन्य सभी पहलुओं के माध्यम से मंत्रिमंडल को नियंत्रित करता है। तो मंत्रिमंडल तानाशाही नहीं हो पाता, वह सदैव संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो विभागाध्यक्ष होते हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, और सामूहिक उत्तरदायित्व में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ संपूर्ण मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात उनकी जवाबदेही होती है और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो नियंत्रित भी होते रहते हैं। जनमत की शक्ति
जनमत की शक्ति जैनिक कहते हैं मंत्रिमंडल की समस्त सत्ता एकमात्र जन समर्थन पर निर्भर करती है और इसे तानाशाही नहीं कहा जा सकता। मंत्रिमंडल की समस्त सत्ता एकमात्र जन समर्थन पर निर्भर करती है। ये कोटेशन हमें ये बता रही है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जो सरकार में आए हैं, जो व्यवस्थापिका में आए हैं, जो कार्यपालिका में आए हैं, व्यवस्थापिका यानी निम्न सदन, लोक सदन। दूसरा सदन तो ब्रिटेन में लाड़ सभा है जिसके अधिकांश सदस्य वंशानुगत है। इसलिए हम बार बार लोक सदन को, निम्न सदन को जनता का प्रतिनिधित्व बता रहे हैं। तो जनता का समर्थन प्राप्त करके, बहुमत प्राप्त करके ही रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है। तो किसी भी सूरत में जनमत की शक्ति प्राप्त करने वाली शासन सत्ताएं निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वो मनमानी करने लगें, यदि वो तानाशाहीता का रूप ग्रहण करने लगें, यदि वो अधिनायक हो जाएं, तो फिर जनता उन्हें चुनावों में परिवर्तित करने की क्षमता और शक्ति रखती है। फिर प्रश्न आता है दबाव समूह। हम दो पहलुओं को पढ़ते हैं, एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह। दबाव समूह जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, प्रेशर ग्रुप, अपने हितों की पूर्ति करने वाले वे संगठित और असंगठित समूह जो विशेष हितों की पूर्ति करने के लिए प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इसमें अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। कर्मचारियों का संगठन, छात्रों का संगठन, रोडवेज कर्मचारियों का संगठन, परिवहन कर्मचारियों का संगठन, रेलवे कर्मचारियों का संगठन, बैंकिंग कर्मचारियों का संगठन, व्यापारियों का संगठन, किसानों का संगठन, महिलाओं का संगठन, XYZ। ये प्रेशर ग्रुप इनको कहते हैं। ये राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं, यानी बहुमत देते हैं। राजनीतिक दल इनका बहुमत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात राजनीतिक दल जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में यानी व्यवस्थापिका में, तो उन पर कानून, हमारे हित में कानून बनाओ, नीतियाँ बनाओ, और कार्यपालिका पर प्रेशर रहता है कि हमारी हित में बनाई गई नीतियों का शीघ्र अतिशीघ्र क्रियान्वयन करो। ये होता है दबाव समूह। राजनीतिक दल जो सार्वजनिक हितों की पूर्ति करते हैं और दबाव समूह जो विशेष हितों की पूर्ति करते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में भी है और कार्यपालिका में भी, सिलेक्टेड दल कार्यपालिका में है, तो इन पर दबाव समूह का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, नियंत्रण रहता है, और उन्हें उनके अकॉर्डिंग काम करना भी पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुमत के आधार पर शासन सत्ता दी गई है और शासन सत्ता को बरकरार रखना, आने वाले समय में पुनः निर्वाचित होने के लिए इन्हें इन लॉबी का कार्य करना पड़ता है। इस तरह से हम पढ़ रहे थे। जनमत की शक्ति में तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। जनमत की शक्ति में पॉइंट बनते हैं कि निश्चित नियतकालिक चुनाव होते हैं, जनता के बीच जाकर समर्थन मांगना पड़ता है, जनता को कन्विंस करना पड़ता है, जनता को अपनी योजनाएं बतानी पड़ती हैं, अपनी योजनाओं को कितना क्रियान्वयन कर चुके ये बताना पड़ता है, कितना और कार्य करने जा रहे हैं यदि पुनः आपने हमें नियुक्त किया, तो ये सारी बातें जनता के बीच में रखनी पड़ती। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं हो सकता। अधिनायक किसको कहते हैं, तानाशाही किसको कहते हैं, निरंकुश तंत्र किसको कहते हैं, जिसमें शासन सत्ता चलाने वाला वर्ग विशेष वर्ग हो सकता है, विशेष व्यक्ति भी हो सकता है कि वो ये कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चल सकता कि मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ तो जन भावनाओं के अनुरूप ही आपको कार्य करना पड़ता है। इसके बाद आती है बात सदन की परंपराएं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं। सदन की परंपराएं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं,
सदन की परंपराएं क्या हैं? सदन की परंपराएं हैं कि क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्रिटेन में अभिसमयों के आधार पर शासन चलता है, और अभिसमय जिसको कहते हैं रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, व्यवहार, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, कुटुंब, कबीला, चर्च, धर्म इत्यादि। यहाँ जेनिक्स की कोटेशन भी बोल सकते हैं अपन कि कानून की सूखी हड्डियों पर मांस रूपी आवरण चढ़ाने का काम अभिसमय करते हैं। यानी ब्रिटेन में किसी संविधान सभा ने, आयोग ने, समिति ने तो संविधान बनाया नहीं, और वहाँ अभिसमयों के आधार पर शासन चलता है। अभिसमय जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, अभिसमय जब स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं, परंपराएं जब स्थायी हो जाती हैं तो वो कानून बन जाती है, और उनकी अनुपालना शासन सत्ता संचालन करने वाले को करनी पड़ती है। ये लोकप्रियता के लिए जरूरी है, लोक कल्याण के लिए जरूरी है, जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए जरूरी है। तो कहाँ मंत्रिमंडल अधिनायक हो सकता है? प्रश्न ही नहीं उठता। फिर आता है पॉइंट हमारा, ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति मर्यादित करती है मंत्रिमंडल को। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, परंपराएं, लोगों की निष्ठा, लोगों की आस्था, ये भी पहलू है जो मंत्रिमंडल को अधिनायक नहीं होने देता। यहाँ जनता अपने नेताओं में भरोसा करती है और नेता जनमत का आदर करते हैं। देखिए आप, यहाँ जनता अपने नेताओं में विश्वास करती है और नेता जनमत का आदर करते हैं। अब आप देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए, जनता राजा के लिए, राजा प्रजा के लिए। शासन सत्ता का स्वरूप चाहे जो देखिए, राजतंत्र आज भी विद्यमान है। इसका महत्वपूर्ण पहलू यही तो है, परंपराएं, यहाँ के लोगों की निष्ठा, यहाँ के लोगों की आदतें, लोकाचार, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र है, यानी जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये नियम है, और नियतकालिक चुनाव है, जनमत की उसमें सहभागिता है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ब्रिटेन में राजनीतिक संस्कृति, यहाँ की जो लोकाचार, संस्कृति, धर्म, कुटुंब, कबीला या जो भी कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग भी शासन सत्ता के संचालन करने वालों को नियम बनाने पड़ते हैं, व्यवस्था बनानी पड़ती है, अनुशासन बनाना पड़ता है, और लोगों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। इस संबंध में बटलर कहते हैं, लेखक हैं बटलर कहते हैं कि सभी राजनीतिज्ञ आचरण के उचित सिद्धांतों का पालन करते हैं। सभी राजनीतिज्ञ आचरण के उचित सिद्धांतों का पालन करते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, कार्यालय की पंक्ति है या उल्लेख है, मैं नेता हूँ, इसलिए मुझे जनता का अनुशासन, जनता का आदर, जनता का की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अनुगमन करना है, यानी जनता जो कहती है उसका मुझे पालन करना है, उसकी अब मुझे पूर्ति करनी है, और उसकी पूर्ति के बिना मेरा सत्ता में बने रहना उचित नहीं होगा। तो ये कथन भी ये कहता है कि मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं हो सकता। लास्की ने अपनी पुस्तक में लिखा, इंग्लैंड में संसदीय शासन, इंग्लैंड में संसदीय शासन, पार्लियामेंट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, इसमें ये लिख रहा है, मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था के केंद्र अवश्य है। यानी मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री, वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन घूमता है, विद मंत्रिमंडल केंद्र अवश्य है, और उसे
जनता की हितों की पूर्ति के लिए सदैव सजग रहना पड़ता है, लेकिन वह कभी अधिनायक होकर काम करे ऐसा संभव नहीं। क्यों ऐसा कहा लेखक ने? लेखक इसलिए ऐसा कह रहा है कि जनमत की शक्ति का आदर करना पड़ेगा। प्रत्येक राजनीतिक दल को, प्रत्येक नेता को, प्रत्येक प्रतिनिधि को हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। लेखक मैकिन्टोश कहते हैं कि जब तक मंत्रियों की नीतियां सफल रहें और उन्हें जन समर्थन तथा अपने समर्थकों का उत्साह प्राप्त रहे, सदन में उन्हें यानी मंत्रियों को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त रहती है। लेकिन हतोत्साही नेतृत्व, बाहरी असफलताएं, मंत्रिमंडल की अक्षमता या मंत्रिमंडल में आंतरिक मतभेदों का प्रभाव सदन को शक्तिशाली बना देता है और सदन के द्वारा नीतियों में परिवर्तन के लिए भारी दबाव डाला जा सकता है। यहाँ सदन से तात्पर्य है लोक सदन। यानी यदि मंत्रिमंडल में कोई कमजोरी है, यदि मंत्रिमंडल नीतियाँ प्रतिपादित करने में सक्षम नहीं है, यदि उनमें आपसी फूट है, यदि उनमें मतांतर है, तो उस पर व्यवस्थापिका निश्चित रूप से सदन माने लोक सदन, व्यवस्थापिका का निम्न सदन निश्चित रूप से हावी हो जाएगा। तब हम मंत्रिमंडल को सर्वोच्च स्थिति में नहीं पा पाएंगे। लेकिन यदि मंत्रिमंडल सुदृढ़ है, संगठित है, कुशल नेतृत्व है, निर्णायक है, नीतियों का क्रियान्वयन करने में सहायक है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है, जन इच्छाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है, तब वह अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया कि क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है? तो हमारा आंसर है मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं हो सकता। इसको बंद कैसे करें? अब बस एक चैप्टर यही बना लिया है बट नहीं, ये बना के लाई थी। तेरा क्या नाम मान के फोटो खींची और चालू करा। हाँ सुंदर, ये सुंदर है। हाँ ऐसे रख लेंगे। पेज नहीं थे घर पे, यही थे। अब मैं एक रिम खरीदूंगी, फिर रिम निकाला अपना, हाँ इससे ले लूँ क्या? इससे ले ये जाती सही हूँ। है। थोड़े ले जाओ, इतने यहाँ से थोड़े ले से लेती यहाँ हूँ, से कोई ले बात जाओ और नहीं। क्या। अब दूसरा कर दे बेटा। ये तो हो गया? हाँ, एक फोटो ये- दोनों खींची हुई है। ये रिकॉर्ड कर लिया? हाँ कर लिया बेटा, 17 मिनट का भी कर। अच्छा तो अब इसको अपलोड भी तो करो। और वो नहीं बेटा, हाँ कोई भी। रुको एक अच्छा मिनट। तू आगे यूट्यूब पे जाए। नहीं वो एक्स रिकॉर्डर X कहाँ ये है? रहा ये है ना। एक्स तो वो अंदर था। एक सेकंड। गुरमीत जी ने थोड़ा मेरे को सिखाया कि आप भी करो। करती तो हूँ, पकड़ में आ जाएगा ना बेटा। अब एक्स रिकॉर्डर खोला ना, फिर हाँ। ये आ रहा है, ये देखो आपका। हाँ।